आइए तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैपिटल गेन्स। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पहले तो हम अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि नहीं सर आप क्लासेस कंटिन्यू कीजिए, तो हम क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। बट ये अब लास्ट क्लास होगी हमारी जो अब आप YouTube के ऊपर देखेंगे। अगर इससे आगे की क्लासेस आपको देखनी है तो मैं पहले ही आपको प्रोसीजर क्लियर कर रहा हूं कि आगे की क्लासेस मैं वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर हमने YouTube सब्सक्राइब कर रखा है। बेटे YouTube के थ्रू मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि एक्चुअली कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियो से जिन्हें बेनिफिट हो रहा है या जो हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम लोग वीडियोस तो बना रहे हैं, पता नहीं स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं या नहीं, क्योंकि बहुत तरह के डाउट्स हैं रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो आगे से अगर आपको वीडियोस देखने होंगे तो हम अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे, और वेबसाइट का पूरा जो एड्रेस है वो आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आगे से वीडियो साइट पे मिलेंगे और YouTube के थ्रू नहीं मिलेंगे। आपको साइट पे पहले रजिस्टर करना होगा और प्रोसीजर जो है वो वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है। ठीक है सर, आइए और मेरे साथ साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है कैपिटल गेन्स। आइए, हमारे इस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात पहले रिवाइज करवाएंगे कि इनकम के लिए पहले रिसिप्ट का होना जरूरी है, या आप कहें इनकम के लिए रेवेन्यू का होना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली रेवेन्यू ही इनकम में कन्वर्ट होते हैं। और हमारे पास जो रेवेन्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहली तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? तो रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं विच आर ऑफ रिकरिंग नेचर। रेवेन्यू रिसीट्स वो हैं जो बार बार हमें मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट्स। सर एग्जांपल दीजिए। जैसे कि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और आपने उसे रेंट पर दिया, तो आपको रेगुलरली रेंट मिल रहा है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी। सर हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए तो हमें उस पर डिविडेंड मिलने लगा, तो ये भी क्या है? रेवेन्यू नेचर है। सर हम कहीं पर जॉब कर रहे थे तो हमें सैलरी मिल रही थी, वो भी रेवेन्यू नेचर था। बिजनेस कर रहे थे तो वहां से आपको इनकम मिल रही थी, वो भी रेवेन्यू नेचर था। हमने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया सर, तो उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी रेवेन्यू नेचर है। तो इनकम का मतलब होता है कि जहां पर रिकरिंग नेचर हो उसी को हम इनकम बोलते हैं। और जब भी इनकम की बात होती है तो एक बात याद रखना है कि इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। लॉ कहता है, लेकिन कई बार हम इतने हार्श नहीं हैं, हम आपको रेवेन्यू रिसीट में एग्जेम्प्ट भी तो कर देते हैं। जैसे हमने एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, हमने डिविडेंड की इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, तो हमने और भी बहुत सारी इनकम्स हैं जिसे हमने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, आप बहुत सारी पढ़ भी चुके हैं। तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस इट इज एग्जेम्प्ट स्पेसिफिकली। मतलब लॉ बोल के इट इज एग्जेम्प्ट स्पेसिफिकली इन द एक्ट।
तो आप सेक्शन 10 पढ़ लेते हैं और सेक्शन 10 के अंदर लिखा होता है कि ये वाली इनकम आपकी एग्जेम्प्ट है, हम आपको टैक्स नहीं करेंगे। ठीक है सर। दूसरी रिसीट्स कौन सी होती हैं? दूसरी रिसिप्ट्स होती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं? अब बच्चे कह रहे हैं सर कैपिटल रिसीट्स वो होती हैं विच आर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की हों। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार रिपीट ना होती हो। जैसे कि एग्जाम्पल, आपने सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कर दिया, मकान सेल करोगे तो मकान का पैसा एक ही बार मिलेगा आपको। आपने सेल ऑफ शेयर कर दिया, एक ही बार मनी आपको मिल रहा है। अब ये जो रिसीट्स हैं, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर की रिसीट्स हैं, तो दे आर टैक्सेबल ओनली इफ इट इज specifically made taxable under the act। इसका मतलब यह है कि जब तक एक्ट के अंदर यह नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि इसे टैक्स करना है, तब तक हम इन रिसीट्स को टैक्स नहीं करते। यानी मैंने आपको यह समझाया कि रेवेन्यू रिसीट्स हमेशा टैक्सेबल होती हैं, लॉ लिख दे तो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। कैपिटल रिसीट्स टैक्सेबल नहीं होती हैं, लेकिन लॉ लिखेगा तो ये टैक्स हो जाएंगी। और हमारे यहां पर लॉ कहता है कि हम जिन कैपिटल रिसीट्स को टैक्स करना चाहते हैं वो हमने सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 55 के अंदर दे रखी हैं। तो आपने पढ़ना क्या है? अब हम कैपिटल रिसीट्स के बारे में एक ही चैप्टर में स्टडी करते हैं, और जिसका बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर इस चैप्टर में आपको कैपिटल रिसीट नहीं मिली तो वो टैक्स नहीं होगी। आइए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। छोटा चैप्टर नहीं है। सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 55 तक हमने जाना है। सभी बच्चों को पता है कि सर जो पहला सेक्शन होता है वही तो ये बताता है कि इस हेड में कौन सी इनकम टैक्स होंगी, और इस जो पहला सेक्शन होता है इसे हम क्या बुलाते हैं? चार्जिंग सेक्शन। तो हमारे पास जो पहला चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन 45। इस चार्जिंग सेक्शन के दो पार्ट हैं। बड़ा चार्जिंग सेक्शन है, छोटा चार्जिंग सेक्शन नहीं है। इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला तो जनरल रूल बताता है, तो जिसे हम बोलते हैं जनरल चार्जिंग सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। और उसके बाद हम लोग कुछ स्पेसिफिक केसेस पढ़ते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन। इसमें हमारा आ जाता है 45 का 1 कैपिटल ए, 45 2, 45 3, 45 4 और 45 5। यानी कि चार्जिंग सेक्शन भी बेटे पढ़ने में समय लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में आप मेरे साथ पहले ये वाला डिस्कस करेंगे, और चार्जिंग सेक्शन फिर खत्म नहीं हो जाएगा, ये फिर कभी बाद में आएंगे। तो ध्यान में रखना है कि आज क्या पढ़ेंगे और फिर आगे चल के इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। ये भी तब समझ में आएगा कि सर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, या लॉ ने इन्हें अलग अलग क्यों रखा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 की। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि एनी प्रॉफिट ऑब्लिक गेन arising from transfer of capital asset during the previous year shall be charged to tax under the head capital gains in the same previous year in which transfer took place। स्पेस कम था तो मैंने इसी स्पेस में मैनेज कर दिया। अब सर ये जो आपने लिखा है इसके अंदर आपने दो ऐसे वर्ड्स हैं जो रेड पेन से लिखे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों वर्ड्स की हमारे पास पहले इंपॉर्टेंस है, तो पहले हमें इसे समझना होगा। आइए जी, नाउ हमने सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 से इतनी सी बात अभी सीखी है कि अगर कोई कैपिटल एसेट है और उसका ट्रांसफर हुआ था तो वो कैपिटल गेन में टैक्स होगा। और टैक्स किस ईयर में होगा? इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। एक एक करके सारी बातें आपको बताएंगे। तो पहले सर कैपिटल एसेट क्या होता है ये जानना है तो लॉ में सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में जाके इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ट्रांसफर क्या होता है तो इसके लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में पढ़ना पड़ेगा। साथ में ना आगे चल के लॉ ने एक और सेक्शन बनाया हुआ है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड सेक्शन 47। ये ट्रांसफर क्या है वो तो 2 सबसेक्शन 47 में लिखा है, बट व्हाट इज नॉट अ ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर नहीं होगा, ये सेक्शन 47 में लिखा है। अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। चैप्टर का नाम कैपिटल गेन है। पहले आप ये पढ़ लीजिए कि ये टैक्स कब होगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसी ईयर में इसे टैक्स कर देंगे जिस प्रीवियस ईयर में आपने इसे ट्रांसफर किया था। अब मान लीजिए आपने किसी एसेट को प्रीवियस ईयर 15-16 में ट्रांसफर किया था। अब बच्चे कह रहे हैं सर ट्रांसफर का मतलब क्या है? तो फॉर द टाइम बीइंग सेल समझ लीजिए। वैसे इसका मतलब सेल नहीं है, ये ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने किसी एसेट को ईयर 15-16 में सेल किया था तो लॉ कह रहा है कि अब आप पूछोगे सर इसके पैसे मिले नहीं है, मिल जाएं तो टैक्स दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आपने जिस प्रीवियस ईयर में सेल किया था उसी प्रीवियस ईयर में हम इसे टैक्स कर देंगे, चाहे आपको सेल करने के बाद पैसे मिले हैं प्रीवियस ईयर 15-16 में या नहीं मिले हैं। ठीक है सर। नाउ सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज कैपिटल एसेट। चलिए जी, और सभी बच्चे मेरे साथ साथ इसे मार्क करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। कई बार ना बच्चों को प्रैक्टिकल से डर लगता है तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि सर क्या थ्योरी आएगी? तो जरूर आएगी। और थ्योरी हमेशा बहुत लिमिटेड ही सेक्शंस हैं जिनकी पूछी जाती है। तो कैपिटल गेन में से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट
टॉपिक बनता है जिससे एग्जाम में आपसे थ्योरी में कुछ पूछा जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एसेट्स. What is the meaning of capital asset या what is the definition of capital asset? This is the most important section for theory. अब बेटे हम जब कैपिटल एसेट की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई सबसे खूबसूरत डेफिनेशन है, कोई सबसे ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है, तो वो कैपिटल एसेट की है. सारे छोटे सी 2 लाइनों में सब कुछ कवर कर लिया है. इतनी ब्रॉड डेफिनेशन और इतनी छोटी सी लाइंस में गवर्नमेंट ने इसे कवर किया है, तो मुझे तो ये डेफिनेशन गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी लगती है और मैं समझता हूं इनकम टैक्स की ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है. आइए अब मेरे साथ साथ बात करेंगे. तो गवर्नमेंट कह रही है कैपिटल एसेट क्या है. कैपिटल एसेट्स मीन्स, पहले सिर्फ इसमें एक ही पार्ट था, इस बार इस डेफिनेशन में कुछ चेंज आया है तो 2 पार्ट हो गए हैं. तो पहले क्या पार्ट होता था? पार्ट नंबर ए. कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, property of any kind held by the assessee whether or not connected with his business or profession. कैपिटल एसेट क्या है? तो लॉ ने लिखा कैपिटल एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी. अब मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आप समझाने के लिए ना यहां से एक पेज ले लेता हूं. आपने कुछ लिखना नहीं है, बस मेरे साथ साथ समझना है. मैं यही समझाने जा रहा हूं आपको कि ये मैंने क्या लिखा है. तो लॉ ने कहा कैपिटल एसेट क्या होता है? तो कैपिटल एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. अब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में मेरे साथ सभी बच्चे समझ लेंगे कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है हिंदी में संपत्ति. आपके पास कोई भी संपत्ति है. अब सर संपत्ति कैसी होती है? आप कहोगे सर मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, या आप कहोगे हमारे पास करंट एसेट्स हैं. अकाउंट की लैंग्वेज में अगर बात करूं तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स होते हैं, उन्हीं को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं. और एनी काइंड का मतलब होता है कि 2 तरह की प्रॉपर्टी की यहां पर बात हो रही है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है. और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कहा चाहे वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है चाहे वो आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी है. अब आप पढ़ के देखिए. प्रॉपर्टी मतलब कोई भी एसेट, ऑफ एनी काइंड इसका मतलब चाहे वो टेंजिबल है या वो इनटेंजिबल है. ठीक है. हेल्ड बाय द असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन. इसका मतलब है लॉ कह रहा है चाहे वो आपके बिजनेस से जुड़ी हुई हो या बिजनेस से जुड़ी हुई ना हो. तो मैंने कहा इसके 2 मतलब निकल के आते हैं. क्या आप मेरे पर्सनल एसेट पर फोकस कर रहे हो या आप मेरे बिजनेस एसेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो? अब कई बार बच्चा पूछता है सर ये लिखने की जरूरत क्या थी, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन. अगर यहां लिखा होता प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी तो भी तो काम चल जाता. लॉ कह रहा है देखिए अगर आप समझ सकें तो लॉ कह रहा है हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया आपको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसका नाम था पीजीबीपी. तो जो भी चीज बिजनेस से जुड़ी हुई थी वो पीजीबीपी के हेड में टैक्स हुई थी. तो आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर जो प्रॉपर्टी बिजनेस की है तो उसकी टैक्सेबिलिटी पीजीबीपी चैप्टर में आनी चाहिए. लेकिन लॉ आपको समझाना चाहता है नहीं,
बिजनेस की प्रॉपर्टीज को भी हम कैपिटल गेन्स में ही टैक्स करेंगे। ठीक है, लॉ ने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आपकी बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, वो कहां टैक्स होगी, अंडर दैट कैपिटल गेन। सर मेरे बिजनेस में कोई लैंड है, मैंने अगर उसे सेल किया तो यहां टैक्स होगा। सर मेरे पास बिजनेस में बिल्डिंग है, तो मैंने कहा उसे सेल करोगे, इसी चैप्टर में टैक्स होगा, कैपिटल गेन चैप्टर में। अगर आपके पास बिजनेस में मशीनरी है, कार है, कोई भी एसेट है, वो सारे के सारे पीजीबीपी के हेड में टैक्स नहीं होंगे, वो सारे के सारे हमारे कैपिटल गेन चैप्टर में टैक्स होंगे। सर मेरे पास अपने पर्सनल नाम में लैंड है, मेरे पर्सनल नेम में बिल्डिंग है, मतलब घर की मकान की बात कर रहे हैं हम लोग। सर मेरे पास घर में भी तो मशीनरीज हैं, मेरे पास एक पर्सनल कार है। तो गवर्नमेंट ने कहा चाहे आपकी संपत्ति पर्सनल हो, चाहे आपकी संपत्ति बिजनेस से जुड़ी हुई हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे वो करंट एसेट्स हो, वो सारे के सारे कैपिटल एसेट में आएंगे। अब बताइए, इतनी सी लाइन में इससे सुंदर, इससे बेहतरीन परिभाषा क्या हो सकती है कि कुछ भी नहीं छोड़ा गया। बच्चे देख रहे हैं, सर आपकी शर्ट पे स्माइली लगी हुई है। मैं चल रहा था तो मेरे बेटे ने कहा पापा ये स्माइली लगा के ले जाओ। बेसिकली ये मच्छर भगाने के लिए है, लेकिन मेरे बेटे को पसंद आई, उसने मेरी शर्ट पे लगा दी और ये कह के बोला कि सर जब पापा वापिस आओगे तो ये स्माइली यहां लगी हुई होनी चाहिए। तो उतार नहीं सकता, खो गई तो वो छोड़ेगा नहीं, और बच्चों की बात आजकल टाली नहीं जा सकती। खैर वापिस आते हैं, तो ये मेरी संपत्ति है, जानते हो ये भी कैपिटल एसेट हो गया। ये जो हमारे कपड़े हैं हमारी संपत्ति है, पर्सनल है, ये भी कैपिटल एसेट हो गई। जिस पेन से हम लिखते हैं ये भी कैपिटल एसेट हो गई। ये मेरे इक्विपमेंट भी कैपिटल एसेट हो गए। कुछ भी नहीं छूटा। बताओ इससे बेहतर कोई परिभाषा हो सकती है? आंसर इज नो। इसका मतलब पहले गवर्नमेंट ने सभी चीजों को कैपिटल एसेट बना दिया। ठीक है सर, इसके ऊपर वापिस आएंगे। पहले बात करते हैं कि लॉ ने यहां पर और क्या नया ऐड किया है। गवर्नमेंट ने यहां पर ऐड किया नंबर 2, any securities held by foreign institutional investors FIIs, any security held by FIIs as per regulations of सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो जो शेयर्स खरीद के रखता है इंडिया के अंदर, उसे भी हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया। वो जब अपने शेयर्स बेचेगा उस पर भी अब हमारी गवर्नमेंट टैक्स लेगी। खैर वापिस आते हैं। सर इस डेफिनेशन के अंदर सब कुछ कवर हो गया। अब गवर्नमेंट को परेशानी होने लगी। इस डेफिनेशन से गवर्नमेंट के पास कुछ और ऐसे एसेट्स इंक्लूड हो गए जिससे गवर्नमेंट को परेशानी होने लगी। इसलिए गवर्नमेंट ने लिखा, उसके बाद कंटिन्यूएशन में लिखा, बट डज नॉट इंक्लूड। यानी कि इतनी बड़ी डेफिनेशन हो गई कि उसमें कुछ ऐसी चीजें आ गई कि गवर्नमेंट को बाहर करनी पड़ी। बच्चा कह रहा है मेरे को तो अभी कुछ नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी सी लाइनों में पूरी दुनिया को कवर कर लिया और गवर्नमेंट को परेशानी होने लगी। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें से इन्हें बाहर करना होगा। अब लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। सर हमने एक पेज लिया था, यस ये रहा। वापिस आते हैं। मैं जरा एक करंट एसेट के ऊपर आता हूं। मेरे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट करंट एसेट है जिसका नाम होता है स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप
गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं तो आपकी दुकान में गारमेंट्स का जो स्टॉक पड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। और हमारी डेफिनेशन देखिए, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी, तो क्या ये गारमेंट्स प्रॉपर्टी है? यस। ऑफ एनी काइंड, टेंजिबल हो इनटेंजिबल हो, वेदर पर्सनल और बिजनेस। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इन ट्रेड इस डेफिनेशन के अंदर कवर हो गई। सर तो प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा कि जब मैं अपना स्टॉक इन ट्रेड सेल करूंगा तो डेफिनेटली मुझे इनकम होगी। अब कंफ्यूजन मेरे दिमाग में ये आ रही है कि स्टॉक को बेचकर जो मेरी इनकम होती है, जिसे आप प्रॉफिट बोलते हो, क्या मैं उसे सर पीजीबीपी के हेड में टैक्स करवाऊं या मैं उसे कैपिटल गेन के हेड में टैक्स करवाऊं? या ऐसे समझ लीजिए कि सर ये वाली इनकम तो पिछले चैप्टर में पीजीबीपी में आपने ऑलरेडी टैक्स के एम्बिट में दिखा दी कि यानी इस पर बिजनेस इनकम पे टैक्स लगना था, तो क्या मैं कैपिटल गेन पर दोबारा टैक्स दूंगा? क्या एक ही इनकम पर हम बार बार टैक्स देंगे? असेसी पूछने लगा तो गवर्नमेंट ने कहा बात आपकी सही है कि एक ही एसेट पर दो दो बार थोड़ी ना टैक्स दोगे, एक इनकम को एक ही हेड में टैक्स करते हैं। और क्योंकि हमने बिजनेस इनकम के लिए अलग से एक स्पेसिफिक बिजनेस का हेड बना लिया है, इसीलिए स्टॉक को यहां से बाहर करना पड़ेगा, स्टॉक को यहां से एक्सक्लूड करना होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सबसे पहली बात तो आप नोट करेंगे कि कैपिटल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड। अब नेगेटिव लिस्ट चालू हो गई, किन्हें बाहर करना है? पहला, स्टॉक इन ट्रेड। कौन सा स्टॉक इन ट्रेड बाहर करोगे? चाहे वो आपके पास एज अ रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपके पास एज अ फिनिश्ड गुड्स हो, चाहे वो आपके पास एज अ कंज्यूमेबल स्टोर्स हो, इन सबको बाहर कर दोगे। लेकिन एक्सेप्ट सिक्योरिटीज रेफर्ड अबव इन बी पार्ट। अगर ये वाली सिक्योरिटीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज अ स्टॉक इन ट्रेड भी रख रहा हो तो भी ये बाहर नहीं होंगी। खैर, अब बच्चा कह रहा है सर आपने मेरे दिमाग में क्यों फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट की बात डाल दी? अब मेरे दिमाग में और भी करंट एसेट आ सकते हैं। डेटर, तो डेटर कभी बिकते नहीं है, वो पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1 लाख लेना था तो मैक्सिमम 1 लाख ही मिल सकता है, 1 लाख से ज्यादा तो मिलता नहीं है। कैश बैंक में जमा कर दिया, निकाल लिया। तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूं तो यहां पर प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया गया है, लेकिन ये प्रॉपर्टी में ज्यादातर हमें फिक्स्ड एसेट्स ही नजर आएंगे। करंट एसेट्स में एक ही एसेट था जो इनकम दे सकता था, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड, उसे गवर्नमेंट ने पीजीबीपी चैप्टर में शिफ्ट कर दिया। ठीक है सर। नाउ दूसरा, अब दूसरी किस चीज से गवर्नमेंट को परेशानी होने लगी? गवर्नमेंट ने कहा कि कैपिटल एसेट्स में नहीं आएगा, कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड पर्सनल इफेक्ट्स। कैपिटल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड पर्सनल इफेक्ट्स। अब सर पहले तो आपने यहां पर पर्सनल को इंक्लूड किया कि सभी पर्सनल प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट होंगी। अब यहां पर जाकर के गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि भाई पर्सनल प्रॉपर्टीज को बाहर कर दो। अब सर पर्सनल प्रॉपर्टीज को बाहर क्यों कर दो? असेसी कह रहा है कि देखो, एक मेरा पर्सनल है और एक मेरा बिजनेस है। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक कार परचेज की, कार मैंने पर्सनल परचेज की और कार मेरे पास 5 लाख रुपीस की आई। एक और एसएससी है जिसने बिजनेस में कार खरीदी 5 लाख की। अब आया डेप्रीसिएशन।
जब भी आपने उसको यूज किया होगा तो आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा। लेकिन इनकम टैक्स ने डेप्रिसिएशन पर्सनल एसेट के ऊपर दिया ही नहीं था। पीजीबीपी चैप्टर में साफ लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन मिलेगा अगर आप एसेट्स को बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया गया। कई सालों तक डेप्रिसिएशन लगा और ये वैल्यू कम होती गई। हो सकता है कि ये वैल्यू 0 भी हो गई, लेकिन यहां पर तो इनकम टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन मिला ही नहीं, तो जितने भी साल यूज करते रहोगे हमेशा कहोगे मेरी कार कितने की, 5 लाख की। फिर एक दिन आप अपनी कार को सेल कर दोगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने कार 1 लाख में सेल कर दी। क्योंकि बिजनेस की कार डेप्रिशिएट हुई होगी, इसीलिए हो सकता है कि वहां पर तो इनकम निकल आए, लेकिन पर्सनल कार में तो हमेशा हमेशा क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। सर कार की बात क्यों करते हो, किसी और एसेट की बात कर दो। मैंने कहा लो, घर का फर्नीचर एक दिन कबाड़ हो जाएगा और बेचोगे तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन बिजनेस का फर्नीचर हुआ तो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहोगे और सेल पर हो सकता है कि आपकी इनकम निकल आए। तो गवर्नमेंट ने यह देखा कि पर्सनल एसेट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपका लॉस का रीजन बन जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसे तो कैपिटल एसेट से बाहर कर दो, वरना एसएससी सारे के सारे पर्सनल एसेट्स का लॉस इनकम से सेट ऑफ करेगा और गवर्नमेंट को कोई टैक्स ही नहीं देगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बाद में पर्सनल एसेट्स को बाहर कर दिया और बिजनेस एसेट्स को वहीं रहने दिया। तो गवर्नमेंट ने लिखा कि पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब है जो आपकी निजी वस्तुएं हैं उन्हें भी कैपिटल एसेट में से बाहर कर दो। ठीक है, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा देखो, अगर पर्सनल एसेट बाहर हो गए तो मेरे कुछ पर्सनल एसेट ऐसे भी हैं जो बहुत काम के हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपके पास पर्सनल लैंड है, आपके पास बिल्डिंग है। पीछे अगर आप चेक करेंगे कि लोग रिच कैसे हुए तो आपको पता चलेगा कि या तो कारण लैंड है या फिर बिल्डिंग है। इसका मतलब ये दो पर्सनल एसेट ऐसे हैं जो कि लोगों को बहुत हैवी इनकम दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट कभी भी इन्हें बाहर नहीं करना चाहेगी, गवर्नमेंट इन्हें इंक्लूड करना चाहेगी। लेकिन जब मैंने लिख दिया पर्सनल इफेक्ट, तो भाई ये भी बाहर हो गई और ये भी बाहर हो गई। तो गवर्नमेंट ने लिखा कि ये वाले पर्सनल एसेट बाहर होंगे। कैसे लिखा, इसका नाम था मूवेबल नेचर और इसका नाम था इमूवेबल नेचर। तो सिर्फ यही वाले बाहर होंगे, यानी पर्सनल इफेक्ट्स बाहर होंगे। कौन से पर्सनल इफेक्ट्स, विच आर ऑफ मूवेबल नेचर। अब बताइए मूवेबल नेचर के साथ क्या क्या बाहर हुआ। आपका पर्सनल मोबाइल फोन बाहर हो गया, खरीद के लाते हो, खरीदने के बाद ही उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, डेप्रिसिएशन आपको मिलता नहीं है, तो पक्का नुकसान होना था। लैपटॉप बाहर हो गया, टैब बाहर हो गया। जिस एसेट की बात कर लो जो मूवेबल हैं, सब नुकसान वाले हैं, बाहर हो गए। तो गवर्नमेंट ने कितनी होशियारी से क्या कह दिया कि पर्सनल एसेट अगर मूवेबल हैं तो बाहर कर दो, कैपिटल एसेट नहीं है। इमूवेबल है मतलब लैंड बिल्डिंग है तो उसे इंक्लूड कर लो। सर बिजनेस की बात करो, अगर बिजनेस की बात करोगे तो बिजनेस के सभी एसेट इंक्लूड होंगे, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। आपके घर में एलईडी टीवी है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल एसेट ऑफ मूवेबल नेचर है। आपके घर में सोफा है, कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट ऑफ मूवेबल नेचर है। आपके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन
स्टीम प्रेस, घर के अंदर आपका बेड, घर के अंदर आपका एसी, घर के अंदर लगा हुआ इन्वर्टर, ये सारे क्या हैं? पर्सनल एसेट्स ऑफ मूवेबल नेचर। ये एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, इसलिए पूरे चैप्टर में कहीं भी नजर नहीं आएगा। सर एक बार बिजनेस में चलते हैं। मैंने कहा चलो, क्या बिजनेस में एलईडी टीवी लगा हुआ हो सकता है? यस सर। हम तो सैमसंग के या किसी भी मोबाइल फोन के शोरूम में जाते हैं तो वहां देखते हैं टीवी स्क्रीन लगी होती है और वहां न्यूज चल रही है, कुछ भी चल रहा है, मूवी चल रही है, सॉन्ग्स चल रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर टीवी है, कैपिटल एसेट है। बिजनेस के अंदर फ्रिज है, वाटर कूलर है, एसी है, फर्नीचर है, वो सारे क्या हैं? कैपिटल एसेट है। सर बिजनेस में जनरेटर है, इन्वर्टर है, तो कैपिटल एसेट है। क्लियर हुआ? पर्सनल एसेट मूवेबल नेचर कैपिटल एसेट नहीं है। बिजनेस एसेट मूवेबल नेचर है तो है। टीवी घर पर लगा है, कैपिटल एसेट नहीं है। टीवी बिजनेस में लगा है, कैपिटल एसेट है। ठीक है सर। इमूवेबल नेचर वो तो हमेशा है, चाहे आपका पर्सनल हो चाहे आपका बिजनेस हो। असेसी ने कहा चलो कोई बात नहीं, असेसी ने कहा इसमें भी कोई बात नहीं, मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लूंगा। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा, कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? हमने कहा देखो, मेरे पास कुछ पर्सनल एसेट हैं जो कि मूवेबल भी हैं, ध्यान से देखना, और आप कह रहे हो वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो मैं खुश हो जाऊंगा। नंबर एक, सर मेरे पास गोल्ड रखा है। अब क्या है ना, मैं बिल्कुल गोल्ड नहीं पहनता हूं, वरना मैं आपको दिखा देता। गोल्ड की चेन हर किसी के पास होती है, हाथों में अंगूठियां होती हैं, और लेडीज की बात करें तो लेडीज के पास तो बहुत ज्वेलरी होती है। अगर आपने उनकी ज्वेलरी मांग ली तो पति को भी तलाक दे देंगी, लेकिन ज्वेलरी नहीं देंगी। अच्छा, मेरी किसी भी बातों को ना सीरियसली नहीं लेना, मैं केवल आपको जो भी बात बताता हूं केवल इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बताता हूं, मैं कभी किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता। तो पता चले लड़कियां बुरा मान गई कि सर ने ऐसा कैसे कह दिया, हम ज्वेलरी नहीं देते। सिर्फ आपको मेरी बातों को सिर्फ क्लासरूम तक ही रखना है, उसे रियल लाइफ पर या आपको ज्यादा प्रोसेस नहीं करना है। तो गोल्ड, अगर किसी व्यक्ति के पास गोल्ड है, गोल्ड की ज्वेलरी है, तो वो बहुत खुश हो गया, कह रहा है कि देखो मैंने गोल्ड लिया था तो सस्ता था, आज मैंने ये गोल्ड बेच दिया, मुझे इनकम हो गई। और मेरी इनकम क्या है? कैपिटल रिसीट है, एक ही बार मिलेगा। टैक्स कब होगा? जब ये कैपिटल एसेट होगा। और लॉ ने कहा है कि जो आपके पर्सनल एसेट मूवेबल नेचर हैं वो तो कैपिटल एसेट होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब मेरी गोल्ड की ज्वेलरी बाहर हो गई, तो मैं खुश हो गया कि कम से कम ये तो टैक्स नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहती है कि मैंने ऐसा कहा, फिर बदल देती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, और फिर उसके बाद कहती है ऐसा भी नहीं, अब ऐसा होगा। अगर मैं रियल लाइफ में कहूं ना ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, और फिर ऐसे होगा, तो लोग बोलेंगे झूठा है, मक्कार है, अपनी बात पे फिक्स नहीं रहता, बदल जाता है। लेकिन इनकम टैक्स के ऊपर पूरा लागू होता है। पहले पर्सनल एसेट को बोला कैपिटल एसेट, फिर बोला कोई बात नहीं पर्सनल मूवेबल को हटा लो, और फिर कह रही है कि नहीं पर्सनल मूवेबल एसेट को भी शामिल कर लो। बट अब यहां पर लॉ देखो, अब लॉ कह रहा है बट फॉलोइंग पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ मूवेबल नेचर आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स। मतलब अपनी बात पे तो गवर्नमेंट कभी फिक्स रह ही नहीं सकती। गवर्नमेंट ने कहा देखो नंबर वन, सबसे पहले तो ज्वेलरी ढूंढ ढूंढ के ला रही है कि कौन कौन सी आपके पास पर्सनल मूवेबल नीचे चीजें हैं जिनसे इनकम होने वाली है। तो पहला क्या? ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी से हमें बहुत भारी भरकम इनकम हो सकती है, ठीक है। या फिर आपके पास हो सकते हैं कोई आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस,
आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस। आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस क्या होती हैं? कोई पुरानी चीजें, एंटीक चीजें अगर आपके पास पड़ी हुई हैं, आपके परिवार में पड़ी हुई हैं, अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने कोई ऐसी एंटीक चीजें कलेक्ट करते थे, वो आपके पास पड़ी हुई हैं, तो वो बहुत हैवी सेल हो सकती हैं, वो आपकी पर्सनल है, मूवेबल है। ठीक है सर। उसके साथ साथ ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, क्या होता है कि एक आदमी या एक कॉमन मैन जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, वो ड्राइंग पेंटिंग की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, ज्यादा वैल्यू नहीं देता। लेकिन जो समाज के सुपर डुपर रिच लोग हैं, ठीक है, जिन्हें बेसिक नीड से तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो बहुत इतना पैसा अर्न करते हैं कि कहां खर्च करें समझ में नहीं आता। ऐसे लोग जो कि सुपर डुपर रिच हैं, वो क्या करते हैं भाई? बहुत पैसा है, मार्केट में जाते हैं, मार्केट में गए और कहीं पर एग्जीबिशन लगी हुई थी, एग्जीबिशन में देख रहे हैं, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है। पूछते हैं अच्छा कितने की है? बोला जी ये तो 5 लाख की है। बस 5 लाख की है, कोई बात नहीं, पैक कर दो, घर भिजवा दो। एक गरीब आदमी, एक कॉमन इंसान देखेगा, यार इस पेंटिंग में क्या है? तो वो उसका लेवल है, उसकी अपनी जरूरत है, उसे उस पेंटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो पैसा नहीं देगा। लेकिन एक बहुत जो रिच आदमी होगा, रिच इंसान होगा, उसको वो अपने घर में लगी हुई अच्छी लगती होंगी, कुछ नजर आता होगा, हम क्यों कमेंट करें, लेकिन वो पैसा दे देगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि पेंटिंग्स बहुत कॉस्टली बिकती हैं। एमएफ हुसैन गरीब आदमी था, फिल्म के पोस्टर्स बनाता था, लेकिन जब वो पेंटर बन गया और बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाने लग गया, तो इतना ज्यादा फेमस हो गया, इतना मनी मिलने लग गया, तो गवर्नमेंट को याद आई कि नहीं, इसे भी लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। अच्छा आपको मूवी बताते हैं, अगर आपको मूवी देखने का शौक हो, तो एक मूवी आई थी वेलकम, उसमें अनिल कपूर ना जाने कौन कौन सी पेंटिंग बनाता था, और अक्षय कुमार उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाता था कि चलो इसको सेल कर देते हैं, इसे शरीफ आदमी बनाएंगे। तो बहुत सारी मूवीज हैं। अभी लेटेस्टली बार बार देखो में कटरीना कैफ, वो भी एग्जीबिशन लगाती थी, तो एक अच्छा बिजनेस है। ठीक है सर। तो ये पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट माने जाएंगे, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, इसके साथ साथ स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स मूर्तियां, और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। कुछ छूट ना जाए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अगर कुछ बच गया है एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, तो उसे भी इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है। अब मैं, वैसे आपके कोर्स के अंदर ये पार्ट नहीं है ज्वेलरी को पढ़ाना, लेकिन मैं आपको ज्वेलरी की डेफिनेशन एक बार पढ़वा देता हूं, बुक से ही रीड करवाऊंगा। हमारे पास बुक में ज्वेलरी की डेफिनेशन है, और मैं चाहता हूं कि ज्वेलरी की डेफिनेशन आपको एक बार पढ़वा दी जाए। लॉ ने लिखा है, ज्वेलरी इंक्लूड्स, ज्वेलरी का मतलब क्या है? ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है आभूषण, मेड ऑफ गोल्ड, सोने के हों, चांदी के हों, प्लेटिनम के हों। प्लेटिनम बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बच्चों को हमसे ज्यादा पता होगा। या एनी अदर प्रेशियस मेटल, या उसमें और कोई मूल्यवान धातु लगी हुई हो। और एनी अलॉय, अलॉय का मतलब होता है इन सब धातुओं का मिक्सचर। अलॉय कंटेनिंग वन, कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रेशियस मेटल्स।
तो मैंने आपको बता दिया कि उनका मिक्सचर भी हो सकता है। वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, चाहे उसके अंदर हीरे ज्वारात लगे हुए हों या नहीं लगे हुए हों। और वेदर और नॉट वर्कड, वेदर और नॉट वर्कड और स्यून इनटू एनी वियरिंग अपीयरल। वियरिंग अपैरल का मतलब है कि आपने अपने लिए कोई पोशाक बनवाई, जैसे दुल्हन बनवाती है लहंगा, तो दुल्हन अपने लहंगे में सोने की तार से जरी का काम करवाती है। तो कहने को तो लहंगा एक कपड़ा होता है, लेकिन हमारी सरकार कह रही है कि लहंगे के अंदर अगर सोने का, चांदी के तार का इस्तेमाल हो गया तो वो ज्वेलरी की परिभाषा में आएगी, और जब आप लहंगा बेचेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि लहंगे के अंदर जो वैल्यू आ रही है ना, वो कपड़े की वजह से नहीं आ रही, वो उसमें लगे हुए सोने और चांदी की तारों की वजह से आ रही है, जिसे आप जरी का काम कहते हैं। इसका मतलब हर लहंगा महंगा नहीं होता, लेकिन आजकल की जनरेशन को तो हर लहंगा महंगा लगता है। लहंगे का बेसिकली कंसेप्ट है कि उसके अंदर कई प्रेशियस मेटल्स का यूज होता है। ठीक है सर, अगर लड़के ने अपनी शेरवानी के अंदर कोई सोने की, चांदी की, या फिर उसने कोई हीरे ज्वारात लगवा दिए अपनी पगड़ी में, तो वो भी क्या होगा, वो भी ज्वेलरी का पार्ट बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, उन्हें एक गिफ्ट मिला था और उनके सूट के ऊपर सोने की तार से लिखा हुआ था उनका नाम। बड़ी चर्चा में आया था, मोदी जी का सूट, मोदी जी का सूट। इनकम टैक्स की नजर से देखेंगे तो वो सूट नहीं था, वो ज्वेलरी थी। तो मोदी जी ने क्या गिफ्ट में ले लिया था, ज्वेलरी गिफ्ट में ली थी। फिर मोदी जी ने उसको नीलामी में बेच भी दिया था। तो अगर इनकम टैक्स की बात करें तो वो ज्वेलरी थी, वो कैपिटल एसेट में कवर हो गया था, और कैपिटल एसेट पर कैपिटल गेन लगना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब कौन कहे, प्रधानमंत्री जी की बात थी। अच्छा, एक तो ज्वेलरी में ये आएगा, और दूसरा ज्वेलरी में आएगा प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर। अब लोग क्या करते थे, पहले राजा महाराजा का जो सीट है, कुर्सी है, तख्ता है, उसमें हीरे मोती लगे हुए हैं, ज्वारात लगे हुए हैं, कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है। तो कुर्सी में अगर हीरे ज्वारात जड़ दिए गए तो वो ज्वेलरी की परिभाषा में आ जाएगा, फिर वो फर्नीचर नहीं रहेगा। यूटेंसिल्स, बर्तन, मतलब बर्तन भी ज्वेलरी है, यस, लेकिन यहां पर आप एक बात याद रखेंगे कि सिल्वर यूटेंसिल्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स। चलिए हम आपको लिखवा देंगे कि सिल्वर यूटेंसिल्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स, और एनी अदर आर्टिकल और वर्कड और स्यून इनटू एनी वियरिंग अपीयरल। ज्वेलरी में हमने एक मेन बात समझी है, वो आपको याद रखनी है कि सिल्वर यूटेंसिल्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स। कोर्ट ने कहा हुआ है कि चांदी के बर्तन लोगों के घरों में इस्तेमाल होते हैं, वो ज्वेलरी की परिभाषा में नहीं आएंगे, क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कह रखा है। अगर सर सोने के बर्तन होंगे तो वो आएंगे। आपने ज्वेलरी की परिभाषा पढ़ी, कोई भी पहनने वाली चीज या कोई भी फर्नीचर जिसके अंदर आपने सोना, चांदी, प्लेटिनम या मिक्सचर या इन चीजों का इस्तेमाल किया हुआ होगा, तो वो ज्वेलरी की परिभाषा में आ जाएगी। अब बेटे मैंने हाथ में एक घड़ी पहनी हुई है, सिंपल सी घड़ी है, क्या ये कैपिटल एसेट है? सोचना है। सर आपकी घड़ी आपका पर्सनल इफेक्ट है, मैंने कहा है। सर आपकी वॉच मूवेबल नेचर की है, मैंने कहा है। सर क्या आपकी वॉच में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन लगे हैं? मैंने कहा नहीं। तो दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। सर अगर आपने सोने की घड़ी पहनी होती तो ज्वेलरी में आ जाती,
और अगर सोने की घड़ी ज्वेलरी में आ जाती तो कैपिटल एसेट बन जाती, फिर उसको सेल करने पर मेरा कैपिटल गेन लगता, क्योंकि तभी इनकम होनी थी। अब जो भी घड़ी मैंने पहनी हुई है उनमें ये चीजें नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे सेल करूंगा तो प्रॉफिट कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है सर। थर्ड, तीसरी और चीज जो गवर्नमेंट ने बाहर की उसे हम बोलते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ऐसी लैंड को बोलते हैं जो उस एरिया में हो जिस एरिया की पॉपुलेशन लेस देन 10,000 हो, ऐसी लैंड को हम बोलते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, तो पहले तो लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया विच इज नॉट एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, तो इसका मतलब है सीधा सीधा लिखो ना कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। ठीक है ना, लिखा हुआ है इट मस्ट बी अ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। और रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड होती है जो ऐसी जगह में हो जिसकी पॉपुलेशन शुड बी लेस देन 10,000 किलोमीटर हो, या फिर वो किसी ऐसी जगह पर हो जो म्युनिसिपैलिटी की इतनी रेंज से बाहर आती हो। ये सब आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है सर। हमने आपको डिटेल में पढ़ाया व्हाट इज कैपिटल एसेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। अब हम फटाफट देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। क्या आपका एसेट कैपिटल एसेट था? यस सर, था। अगर वो कैपिटल एसेट था तो हम चेक करेंगे कि क्या वो ट्रांसफर हुआ था। अगर ट्रांसफर हुआ था तो हम उसे बोलेंगे कि अब ये कैपिटल गेन में टैक्स होगा। ठीक है जी। आइए जी, आपने कैपिटल एसेट पढ़ लिया, तो अब हम समझते हैं ट्रांसफर क्या होता है। तो लॉ ने कहा कि देखो, हमने सेल वर्ड का यूज नहीं किया क्योंकि सेल एक नैरो टर्म होती है। अगर हम सेल लिखते तो फिर बहुत सारी और ट्रांजैक्शन जिन पे टैक्स हमें मिल सकता था वो नहीं मिलता। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ब्रॉडर टर्म का यूज किया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। तो सर ट्रांसफर क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में ट्रांसफर का मतलब लिखा हुआ है कि ट्रांसफर दरअसल मीन्स नहीं है, ट्रांसफर इंक्लूड्स। ट्रांसफर में क्या क्या शामिल किया जाता है? नंबर 1, सबसे पहले लिख दिया सेल, यानी आप जब भी सेल करेंगे तो वो तो ट्रांसफर माना ही जाएगा। सेल का मतलब क्या होता है? आपने अपनी कोई चीज दी और बदले में पैसे ले लिए, दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है सर। आजकल अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर नया मोबाइल फोन आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि एक नए फोन का प्राइस है 15,000। लेकिन अगर आप अपना कोई पुराना फोन दे देंगे और फिर ये नया वाला हमारा ये फोन बाय करना चाहते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफर में लेना चाहते हैं, तो हम आपको 12,000 रुपीज का देंगे। 3,000 रुपीज एक्सचेंज की वजह से वैल्यू कम कर दी उसने। उसने कहा अगर आप कैश दोगे, कोई एसेट एक्सचेंज नहीं करना चाहते, तो मोबाइल फोन 15,000 का है। और अगर आपके पास पहले से ही कोई अच्छे ब्रांड का मोबाइल फोन हो, आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो फिर वो 12,000 का है। तो जो 3,000 का एक्सचेंज वाला पार्ट है ना, उसे भी गवर्नमेंट ने ट्रांसफर में कवर किया। ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल एंड ट्रांसफर इंक्लूड्स एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज करोगे तो भी कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब लेकिन गवर्नमेंट ने एक और वर्ड का यूज किया, रेलिंक्विशमेंट।
relinquishment ऑफ द एसेट। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है गिव अप करना, त्याग देना। अब आप कह रहे हो कि मैंने इसे गिव अप कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने गिव अप किया है तो भी ये कैपिटल गेन में टैक्स होगा। अब सर कोई पर्सन क्यों गिव अप करेगा? गवर्नमेंट भी वही बात कह रही है कि मान लीजिए आपके पास एक अधिकार था। हमारे एसेट टेंजिबल भी होते हैं, इनटेंजिबल भी होते हैं। तो आपके पास कोई एसेट था, आपके पास उसका राइट था, आपने अपना राइट रेलिंक्विश कर दिया, छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट कहती है छोड़ा होगा तो बदले में पैसे लिए होंगे, और अगर आपको पैसे मिले हैं तो फिर हमें टैक्स मिलना चाहिए। इसका मतलब अगर आप ये दिखाने की कोशिश करोगे कि मैंने अपना एसेट बेचा नहीं है, मैंने तो अपने अधिकार का त्याग किया है, तो गवर्नमेंट कहेगी तेरे अधिकार का त्याग करना भी मेरी परिभाषा में ट्रांसफर है और मुझे इसके ऊपर चुपचाप कैपिटल गेन दे दो। सर गवर्नमेंट बिना कुछ छोड़ेगी नहीं। यस, कुछ नहीं छोड़ेगी। दूसरा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है कि एसेट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, कि मैंने सिर्फ अपना अधिकार छोड़ा है, अब वो एसेट किसी और के अधिकार में चला गया। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है खत्म हो गया, वजूद खत्म हो गया। अब वजूद खत्म हो गया तो कैसे पैसे मिल गए सर? गवर्नमेंट कह रहा है, गवर्नमेंट कहती है कि हो सकता है आपके पास मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी और आपकी वो प्रॉपर्टी लेट अस सपोज डिस्ट्रॉय हो गई। अब डिस्ट्रॉय हो गई आपकी प्रॉपर्टी तो एक्सटिंग्विशमेंट हो गई, मतलब खत्म हो गई। हो सकता है आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई हो, आपको उसका मनी मिला हो। तो कहने को तो आप कह रहे हो कि मेरी एक चीज खत्म हो गई, लेकिन उसके बदले में आपको मनी मिला है, और मनी जो आपने लिया होगा वो नेचुरली मार्केट वैल्यू के हिसाब से लिया होगा। और अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं लिया है, कम लिया है, तो कोई बात नहीं, हम आपको लॉस के लिए प्रोविजन करा देंगे। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी तो संपत्ति खत्म हो गई, तो सरकार कह रही है खत्म हो गई तो वो भी एक ट्रांसफर का ही फॉर्म है और उस पर आपको कैपिटल गेन देना होगा। नंबर 3, सर हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने एक लेटर लिख करके दी कि हमें यहां पर ना हाईवे बनाना है, हमें यहां पर दिल्ली मेट्रो बनानी है, या हमें यहां पर कोई और जरूरी काम करना है और पब्लिक की भलाई के लिए हमें आपकी प्रॉपर्टी लेनी होगी। तो उन्होंने मेरे को चॉइस नहीं दी, सेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी ही नहीं। मुझसे मेरी संपत्ति मेरी मर्जी के बिना छीन ली गई और मेरे पास कानून में अधिकार नहीं था उनको रोकने का, इसीलिए मुझे अपनी संपत्ति उनको देनी पड़ी। मेट्रो प्रोजेक्ट में छीन ली, या उन्होंने हाईवे बनाने के प्रोजेक्ट के नाम पर छीन ली। किसी भी काम के लिए मेरी प्रॉपर्टी मेरे बिना मर्जी के मुझसे ले ली गई, दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी एक्विजिशन। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हमने एक्वायर किया था तो आपको मनी भी तो दिया था। एसएससी कह रहा है लेकिन मैंने तो सेल नहीं किया था, वो ट्रांसफर थोड़ी ना है। तो गवर्नमेंट ने कहा इसे भी शामिल किया जाएगा। इसका मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसफर। कंपल्सरी एक्विजिशन को भी ट्रांसफर माना जाएगा। उसके बाद मान लीजिए एक पर्सन के पास बहुत सारा पर्सनल गोल्ड था। पर्सनल गोल्ड में उसके पास ज्वेलरी थी, बहुत सारी ज्वेलरी थी। उसे किसी ने बोला यार तू एक काम क्यों नहीं करता, तू इतने सुंदर सुंदर डिजाइन बनवा के लाता है ज्वेलरी के, तू ज्वेलरी का बिजनेस कर ले, तेरे पास बहुत क्लाइंट आएंगे, तेरे को बहुत फायदा होगा।
उसने कहा यार तेरी बात सही है, मुझे पसंद आ गई, मैं ज्वेलरी का बिजनेस कर लेता हूं। देखो ज्वेलरी थी, पर्सनल एसेट था, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ज्वेलरी को स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट बोलती है, तो ये कैपिटल एसेट था। कब था? जब पर्सन ने बाय किया था। ठीक है। अब उस इंडिविजुअल को किसी ने एक बात समझाई कि आप बिजनेस कर लो, तो उसने क्या किया? उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो बन गया ज्वेलर। नाउ ही इज ज्वेलर। और ज्वेलर बना तो उसने जो भी अपनी पर्सनल कलेक्शन थी उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया इन स्टॉक इन ट्रेड। और फिर कस्टमर आने लगे, और कस्टमर जब आने लगे तो फिर उसने उसको सेल कर दिया। अब जिस दिन वो सेल हुई उस दिन वो स्टॉक इन ट्रेड था। और हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि कैपिटल गेन तब लगता है जब ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब ऑन द डेट ऑफ सेल, वो एसेट कैपिटल एसेट हो। तो मेरा एसेट परचेज के समय कैपिटल एसेट था, लेकिन सेल के समय वो कैपिटल एसेट नहीं था, वो स्टॉक इन ट्रेड बन गया था। और स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता, इसका मतलब इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा लोग होशियारी कर रहे हैं, वो अपने कैपिटल एसेट की फॉर्म को चेंज कर लेते हैं और फिर स्टॉक इन ट्रेड दिखा करके बेच देते हैं। सर क्या ऐसा ज्वेलरी में ही होता है? ऐसा लैंड में हो सकता है, ऐसा बिल्डिंग में हो सकता है। तो गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेगा, उस मोमेंट पर हम उससे कैपिटल गेन मांग लेंगे, क्योंकि अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना भी इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर इन द आईज ऑफ लॉ। यानी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में बदलना इज ऑल्सो ट्रांसफर। तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट, conversion of capital asset into stock in trade। ठीक है। यानी कि ट्रांसफर में सेल भी आएगा, ट्रांसफर में एक्सचेंज भी आएगा, ट्रांसफर में रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, अपने अधिकार का त्याग करना भी आएगा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, आपका कोई एसेट स्वाहा हो गया तो भी आएगा, आपसे जबरदस्ती छीन लिया गया तो भी आएगा। लेकिन यह कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर लॉ होना चाहिए और कोई नहीं, कानूनी तौर पे कंपल्सरी एक्विजिशन यहां आएगा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यह भी ट्रांसफर की परिभाषा में आएगा। नंबर 5, मैच्योरिटी ऑब्लिग रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। सर भला ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड, बेटे एक आदमी अगर खर्च करता है तो कहीं ना कहीं दूसरे आदमी की इनकम बनती है। मैं डॉक्टर के पास गया, बीमार था, मैंने डॉक्टर को पैसे दिए, मेरा तो खर्च है, लेकिन डॉक्टर की तो इनकम है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इनकम मिल जाती है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट करना चाहती थी, मेट्रो बनाना चाहती थी, और मेट्रो बनाने में गवर्नमेंट को 15 साल का समय लगना था। 15 साल पूरे होंगे, मेट्रो चल पड़ेगी, मेट्रो चल पड़ेगी, सेल ऑफ टिकटिंग स्टार्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 15 साल तक तो रेवेन्यू आ नहीं सकता, पैसा कहां से आए? तो गवर्नमेंट ने जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है कि आज आप मुझे 100 रुपए दे दो और मैं उस पर 0% इंटरेस्ट दूंगी। गवर्नमेंट कह रही है
इन्वेस्टर कह रहा है अगर आप मुझे ब्याज नहीं दोगे तो मैं आपको पैसा क्यों दूं? गवर्नमेंट कह रही है 15 साल वेट कर लो, 15 साल पूरे होने पर मेरे से इसके बदले में 1000 रुपए लेना। यानी लाइफ टाइम मैं आपको ब्याज नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको बहुत अच्छा पैसा दे दूंगी, वही आपका कंसिडरेशन होगा। एसएससी तैयार हो गया, कहने लगा मेरे पास बहुत इनकम है, 15 साल के बाद जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो यहां से अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उसने जीरो कूपन बॉन्ड खरीद लिया। चलिए मान लीजिए इसे कोई बिजनेसमैन, ये कोई बिजनेसमैन था, तो पीजीबीपी चैप्टर में इस बिजनेसमैन ने इन दोनों का डिफरेंस 900 रुपए का खर्चा गवर्नमेंट से अलाउ कर लिया। यानी पीजीबीपी चैप्टर में अगर आपको सेक्शन 36 याद हो तो सेक्शन 36 में साफ साफ लिखा गया है कि जीरो कूपन बॉन्ड का जो डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस को प्रोपोर्शनेटली बिजनेसमैन को अलाउ किया जाएगा। तो भाई इसने तो खर्चा ले लिया, 15 सालों तक बिजनेसमैन खर्चा लेता रहा, लेकिन इन्वेस्टर को तो कोई इंटरेस्ट मिला ही नहीं, तो उसने इस पर 15 साल कोई टैक्स दिया ही नहीं। उसे एक ही बार जाकर के 1000 रुपए मिल गए, और वो कह रहा है कि भाई मैंने तो कुछ बेचा ही नहीं, किसी को लोन दिया था और उससे लोन वापस मिला है, मैं क्यों इसको टैक्स करवाऊं? तो गवर्नमेंट ने लिखा कि मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड पर बहुत अच्छा पैसा मिलता है, तो मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज ऑल्सो अ ट्रांसफर। तो मैच्योरिटी पर गवर्नमेंट ने इसको टैक्स कर दिया, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है। सिमिलरली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मतलब मैं बिल्डिंग और लैंड की बात कर रहा हूं, लैंड और बिल्डिंग में लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, लेकिन वो सेल करने के लिए क्या करते हैं, वो पावर ऑफ अटॉर्नी को ट्रांसफर कर देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है उसके ऊपर जो राइट था, मैंने तो वो राइट को ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं प्रॉपर्टी को सेल करता हूं ना, तो फिर मुझे गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, और गवर्नमेंट मेरे से कुछ चार्जेस लेती है, प्रॉपर्टी को अपने नाम रजिस्टर करने के चार्जेस लेती है। तो लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं एक काम करो, इस प्रॉपर्टी का मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो, और उससे इसकी पोजेशन ले लेते हैं, जगह खाली करवा लेते हैं। तो ए ने पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली, फिर ए ने जब ये प्रॉपर्टी बी को बेची तो पावर ऑफ अटॉर्नी उसने बी को दे दी, पोजेशन बी को दे दी। बी ने ये प्रॉपर्टी सी को दे दी, सी ने डी को दे दी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सचेंज होती रहती है, और ये लोग कहते हैं हमने तो सेल किया ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी की ट्रांजैक्शन है ना, ये भी हमारे पास ट्रांसफर के अंदर कवर होंगी। अब देखिए, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ना फ्लैट्स बने हुए होते हैं। आप ड्राइंग पर मत जाना, कंसेप्ट को समझना। इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर होते हैं, इन्हें मेंबरशिप दी जाती है, 1 2 3 4। तो मेरे पास ये 12 फ्लैट हैं, तो 12 मेंबरशिप दे दी गई। इस फ्लैट की ऑन पेपर ऑनर है सोसाइटी, लेकिन ये ऑनरशिप सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होती है, रियल में सारे अधिकार मेंबर के पास होते हैं। अगर मेंबर ने ये मकान बेचना है, तो मेंबर क्योंकि इस मकान का डायरेक्ट ऑनर नहीं है, वो अपनी मेंबरशिप किसी को सेल करता है। तो मेंबरशिप सेल हुई, अब जो न्यू मेंबर हुआ वो इसकी जगह फ्लैट का राइट नए मेंबर को ट्रांसफर हो गया। तो डायरेक्टली तो फ्लैट सेल नहीं हुआ, लेकिन मेंबरशिप सेल हुई। तो गवर्नमेंट ने इसे भी ट्रांसफर बोला। तो गवर्नमेंट ने लास्ट में एक पॉइंट और ऐड किया है। हमने क्या छोड़ दिया, पॉइंट नंबर 1 ठीक था, 2 ठीक था, कंपल्सरी एक्विजिशन 3 ठीक था,
कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट ठीक था। नंबर 4, नंबर 5 मैच्योरिटी। अच्छा, हमने वो लिखा नहीं ना, ट्रांसफर थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी। अब ये मैंने सिंपल लैंग्वेजेस में आपको समझाया, अदरवाइज इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है सेक्शन 53A, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन कहलाता है 53 कैपिटल ए। और इसके लिए एक 7th क्लॉज है, एनी ट्रांजैक्शन which has the effect of transferring or enabling or enjoyment of any immovable property। लीजिए बेटे, थ्योरेटिकल डिस्कशन थी लेकिन जरूरी थी, कहीं ना कहीं आ जाएगी, आगे चल के इनकी जरूरत हमें पड़ जाएगी। तो हमने आपको क्या कहा, हमने आपको यह बताया कि व्हाट इज अ कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। बाद में जाकर के इसके बारे में कहीं डिस्कशन कर लेंगे कि हम सेक्शन 47 में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं जो कि ऑल दो ट्रांसफर है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे मना कर दिया कि हम इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो सेक्शन 47 अभी हमारा डिस्कस नहीं होगा, ये हमने पढ़ लिया। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया है कि बेटे अब आगे से फर्दर जो आप मेरी वीडियोस देखना चाहेंगे तो वो आपको अब मैं YouTube के थ्रू डायरेक्टली नहीं दूंगा, वो मैं आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू दूंगा। और वेबसाइट पे वीडियो देखने के लिए आपको वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल प्रोसीजर होगा, वेबसाइट पे दिया होगा, आप अपना अकाउंट खुद क्रिएट कर सकेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट मुझे ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हमारी वीडियो क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं वीडियोस बनानी बंद करता हूं तो बच्चों का फोन आता है, सर हम आपकी वीडियो देख रहे थे, अगली वीडियो नहीं मिली। तो हम लोग ऑनलाइन प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं जिससे स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस पर इसको स्टडी कर सके। तो हमारा प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल हो रहा है, कितना लोगों का बेनिफिट हो रहा है, ये जानने के लिए आपको आगे की क्लासेस हमारी वेबसाइट के थ्रू मिलेंगी। वेबसाइट हमने पहले ही बता रखी है, gagankapoorclasses.com। सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये बता दें कि चैप्टर थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है, लेकिन थ्योरी की बातों को पहले समझना पड़ता है। बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।